हेलो मेरे दोस्तों, आप अपने किसी भी प्रॉपर्टी के सेल पर बहुत सारा टैक्स बचा सकते हो। जी हाँ, चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर कोई प्लॉट, हर केस में आप अपना कैपिटल गेन टैक्स सेव कर सकते हैं। ये कैसे होगा जानेंगे इस वीडियो में। बजट 2024 में जो सबसे बड़ा झटका नॉर्मल लोगों को लगा वो था प्रॉपर्टी गेन्स टैक्स, जहाँ पहले आपको प्रॉपर्टी के सेल पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता था, उसे कम करके 12.5% कर दिया गया। बट इसके साथ ही पहले आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उसे हटा दिया गया। बट अब न्यूज आई है कि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाने के डिसीजन को रोल बैक कर लिया है। यानी बजट 2024 से पहले जिसने भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है उसके सेल पे वो इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है। सो अब लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, इंडेक्सेशन को यूज करना चाहिए या नहीं, कहाँ सबसे ज्यादा टैक्स बचेगा, कहाँ नहीं। आपकी ये सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी। मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी पे कैसे काम करता है। कैपिटल गेन टैक्स को समझने के पहले सबसे पहले हमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को समझना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैपिटल एसेट कौन कौन से है। यहाँ आता है लैंड, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो। किसी भी टाइप की बिल्डिंग, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या ऑफिस, सब कैपिटल एसेट के अंडर ही आएंगे। शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर और कोई भी मशीनरी जो बिजनेस के लिए यूज होती हो और इनकम जनरेट करती हो, ये सब भी कैपिटल एसेट में शामिल है। बट यहाँ ना एक एक्सेप्शन है और वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। अब क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है, इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। सो अगर आपके पास एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप कंप्लीटली सेफ हो। लेकिन बाकी जितने भी कैपिटल एसेट्स है उन सब पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब जरा इन दोनों टैक्सेस को डिटेल में देखते हैं और आगे मैं आपको इन सभी टैक्स को कैसे सेव करना है ये भी बताऊंगा। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के 24 मंथ्स के अंदर बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में जो गेन होता है वो सीधा आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 2 साल के अंदर ही उसे बेच के 6 लाख का प्रॉफिट करा और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको ₹6 लाख पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो होता है 1,80,000 रुपीज। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 24 मंथ्स यानी 2 साल से ज्यादा समय तक होल्ड किया है, जो आमतौर पर होता ही है क्योंकि ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इस केस में जो आपका प्रॉफिट बनेगा उस पे ना आपको LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब पहले अगर आप अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को 2 साल के बाद बेचते थे तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था वो 20% होता था। इस टैक्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन बजट 2024 में गवर्नमेंट ने LTCG टैक्स को 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया है, लेकिन साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है। बट जैसा मैंने बताया, एक अमेंडमेंट के बाद इंडेक्सेशन को वापस ले आया गया है, जो सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज पर वैलिड है जिन्होंने प्रॉपर्टी को जुलाई 23, 2024 से पहले से खरीद रखा है। सारी कॉम्प्लिकेशन यही आती है। इसीलिए सबसे पहले इस इंडेक्सेशन को डिटेल में समझते हैं, जो आपको आगे टैक्स सेव करने में बहुत हेल्प करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब होता है कि आप अपने प्रॉपर्टी के परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और आपको कम टैक्स देना पड़ता है। इंडेक्सेशन कैलकुलेट करा जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII के जरिए, जो हर साल RBI के तरफ से अपडेट करा जाता है। इंडेक्सेशन निकालने के लिए जिस साल आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उस साल के CII से आपने जिस साल में प्रॉपर्टी को खरीदा उस साल के CII से डिवाइड कर देते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट मिल जाती है। अब चलिए 2 केसेस देखते हैं कि कब इंडेक्सेशन आपके काम आएगा और कब नहीं। केस 1,
मान लीजिए आपने 2005-06 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 30 लाख रुपीस की और 2024-2025 में आपने इसे 1.5 करोड़ में बेचा। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी जुलाई 23, 2024 से पहले खरीदी गई थी, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। परचेज ईयर 2005, परचेज प्राइस 30 लाख, सेल ईयर 2024, सेल प्राइस 1.5 करोड़। आपका परचेज प्राइस 30 लाख था और उस टाइम CII चल रहा था 117, और जब आपने इस प्रॉपर्टी को बेचा यानी 2024 में, तो अभी CII चल रहा है 363। 363 को 117 से डिवाइड करने पर फैक्टर आता है 3.1, और इस फैक्टर को 30 लाख के परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर आपको अपनी प्रॉपर्टी का इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस मिलेगा, जो होगा 93 लाख। अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को 1.5 करोड़ में बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होगा 1.5 करोड़ माइनस 93 लाख इक्वल्स 57 लाख। इंडेक्सेशन का फायदा उठाकर आपको इस 57 लाख पर 20% का LTCG टैक्स लगेगा, जो 11.4 लाख बनता है। इंडेक्सेशन के साथ टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी 11.4 लाख। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें 12.5% का टैक्स रेट है, लेकिन यहाँ इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस में आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा 1.5 करोड़ माइनस 30 लाख इक्वल्स 1.2 करोड़। इस 1.2 करोड़ पर 12.5% LTCG लगेगा, जो होगा 15 लाख। यानी इंडेक्सेशन के बिना टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी 15 लाख। तो अब हम दोनों टैक्स ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। इंडेक्सेशन के साथ आप 11.4 लाख टैक्स देंगे और बिना इंडेक्सेशन के 15 लाख। नए टैक्स रेट में आपका टैक्स अमाउंट कम है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कब खरीदी गई थी और कैसे आप इन बेनिफिट्स को यूज करते हैं। जैसे ये केस 2 देखिए, परचेज ईयर 2017, परचेज प्राइस 60 लाख, सेल ईयर 2024, सेल प्राइस 1.5 करोड़। पुरानी रिजीम के हिसाब से आपका परचेज प्राइस 60 लाख था। अगर इसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट देखें तो वो लगभग 80 लाख रुपीस बन जाता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को 1.5 करोड़ में बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होगा 1.5 माइनस 80 लाख इक्वल 70 लाख। इंडेक्सेशन लगा के इस 70 लाख पर 20% LTCG टैक्स लगेगा, जो होगा 14 लाख। अब इस केस में टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है 14 लाख। अब एक बार इंडेक्सेशन हटा के देखते हैं। अगर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा 1 करोड़ 50 लाख माइनस 60 लाख इक्वल्स 90 लाख। नई रिजीम के हिसाब से आपको 12.5% टैक्स देना होता है और 90 लाख का 12.5% होता है 11.25 लाख। यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी आई 11.25 लाख। तो देखा आपने, यहाँ न्यू रिजीम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती। इसे एक फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी काफी पहले खरीदी थी और अब बेच रहे हैं तो पुरानी रिजीम बेहतर होती है, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट काफी कम हो जाता है। बट अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रीसेंट ईयर्स में खरीदी थी और अब बेच रहे हैं तो नई रिजीम ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि टैक्स रेट कम है और आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका अपना टैक्स बचाने का तो ये हो गया कि आप इंडेक्सेशन को समझकर उस हिसाब से टैक्स पे करें। बट इसके अलावा और भी तरीके हैं जहां से आप अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो, और अब हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका सेक्शन 54। सेक्शन 54 के अंडर इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को टैक्स बेनिफिट क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये बेनिफिट कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ एलिजिबल एसेट्स सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपने अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो आप सेक्शन 54 के अंडर टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले एक घर खरीदा था 40 लाख में, अब आपने उस घर को 70 लाख में बेच दिया तो आपको 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ये जो 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता, लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट को नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस टैक्स से बच सकते हैं। यानी अगर आप इस 30 लाख को एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 30 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको ना नई प्रॉपर्टी सेल करने से पहले 1 साल के अंदर खरीद लेनी है या फिर सेल के बाद 2 साल के अंदर खरीदनी है। अगर आप प्लॉट खरीद के उस पर घर बनाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए 3 साल मिलते हैं। बट कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट यानी कि हमारे केस में 30 लाख रुपीस ही नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जरूरी है। बाकी पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 करोड़ से कम का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बार अलाउड है। सेक्शन 54 के अंडर ना मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 10 करोड़ तक होती है। अगर आपका कैपिटल गेन 15 करोड़ है और आप 15 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कैपिटल गेन एग्जम्पशन सिर्फ 10 करोड़ पर ही मिलेगा और
बचे हुए 5 करोड़ पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जहां से आपका टैक्स सेव हो सकता है, दैट इज सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC को यूज करके ना आप अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। सेक्शन 54EC के अंडर आपको अपना कैपिटल गेन्स अमाउंट स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट करना होता है, जैसे जिससे ना वो अमाउंट एकदम टैक्स फ्री हो जाता है। इस सेक्शन के अंडर इंडिविजुअल्स, HUFs, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स सब टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ना 7 साल पहले एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख रुपीज में। अब आपने उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेच दिया तो आपको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये जो 50 लाख का प्रॉफिट है उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट को स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस टैक्स से बच सकते हैं। ये कैसे काम करता है? अगर आप अपने प्रॉफिट को गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 50 लाख रुपीज पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। ये बॉन्ड्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे गवर्नमेंट बॉडीज के होते हैं। बट आपको प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने के अंदर अपने प्रॉफिट्स को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा। बट ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लॉक इन पीरियड, ये बॉन्ड्स 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, यानी आप 5 साल तक इन बॉन्ड्स को बेच नहीं सकते। मैक्सिमम एग्जम्पशन, सेक्शन 54EC के अंडर ना मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक का प्रॉफिट ही आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा का है तो आपको बाकी अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। रिटर्न्स, इन बॉन्ड्स पर ना आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिल जाते हैं जो लगभग 5.5% से 6% के हो सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स भी टैक्सेबल होते हैं, यानी आपको इन रिटर्न्स पर भी टैक्स देना होगा। अब समझते हैं थर्ड ऑप्शन को, दैट इज सेक्शन 54F। सेक्शन 54 में जहां एलिजिबल एसेट सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, सेक्शन 54F के अंडर एलिजिबल एसेट्स ना सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह। बाकी सब ना एकदम सेम है। मान लीजिए आपने ना 10 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था 20 लाख में। अब आपने उस प्लॉट को 60 लाख रुपीज में बेच दिया तो आपको 40 लाख का मुनाफा हुआ। ये जो 40 लाख का प्रॉफिट है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता। लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट को एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस टैक्स से बच सकते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। फुल री इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। सेक्शन 54F के अंडर आपको ना पूरा सेल प्रोसीड यानी 60 लाख रुपीज को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप सिर्फ 40 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और बाकी 20 लाख रुपीज को कहीं और यूज करते हैं तो आपको उस 20 लाख रुपीज पर टैक्स देना पड़ेगा। वन हाउस कंडीशन, आप ये बेनिफिट तभी ले सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा घर है तो आप इस बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते। मैक्सिमम एग्जम्पशन, सेक्शन 54F के अंडर मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 10 करोड़ तक होती है। अगर आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा है तो आपको बचे हुए अमाउंट पर टैक्स देना होगा। अब देखिए ये वीडियो ना ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिख दीजिए। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए आपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर लीजिए। आप आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हैं। आप इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी वीडियोस को देखिए और अगर आपको वैल्यू मिले तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।